नमस्कार, मैं हूं सचिन। आप देख रहे हैं भारत 24। पड़ोसी देशों में अपने एजेंट को बैठाकर भारत में आतंकी साजिश रचने वाले पाकिस्तान और आईएसआई का अब खेल खत्म हो गया है। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला पाकिस्तानी एजेंट ही इस साजिश का शिकार हो गया। नेपाल में बैठे भारत के सबसे बड़े दुश्मन और नकली नोटों का सप्लायर आईएसआई एजेंट का एनकाउंटर हो गया है। फिर बात होगी हिजाब विवाद की। एक तरफ ईरान में हिजाब से आज़ादी के लिए महिलाएं सड़क पर उतर गई, तो दूसरी तरफ भारत में स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाज़त देने की मांग की जा रही है। और हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पूरी कर चुका है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रखा है सुरक्षित। इसके बाद बात होगी पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए के सबसे बड़ी छापेमारी की। देश के कई राज्यों में दंगे की साजिश में नाम आने के बाद 14 राज्यों में एनआईए ने पीएफआई के अड्डों पर छापा मारा। छापेमारी के बाद पीएफआई के कार्यकर्ता बौखला गए, सड़कों पर उतर गए। तो हम सारी खबरें एक एक करके आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा के गुरुग्राम से जो तस्वीर आई है वो आपको दिखाते हैं। यहां आज सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। अब इसने मुसीबत पैदा कर दी। वैसे भी गुरुग्राम जाना जाता है वाटर लॉकिंग के लिए, जल भराव के लिए। लगातार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। कई शहरों पर जल भराव देखने को मिला। सड़कों पर करीब 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। कई राहगीर फंस गए। कई राहगीरों को रास्ते में अपने वाहन के साथ देखा गया, जिनके वाहन रास्ते में खराब हो गए। 3 से 4 फीट तक कई जगह कई सड़कों पर पानी भर गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान और आईएसआई की सबसे बड़ी साजिश कैसे हो गई। पड़ोसी देशों में अपने मोहरों को बैठाकर भारत में आतंकी साजिश रचने वाले पाकिस्तान और आईएसआई को बड़ा झटका लगा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आईएसआई एजेंट और भारत के सबसे बड़े दुश्मन का एनकाउंटर हो गया है। आईएसआई एजेंट लाल मोहम्मद की हत्या 19 सितंबर को नेपाल के काठमांडू में हुई। भारत में नकली नोटों का यह सप्लायर था और डी कंपनी से इसके कनेक्शन थे। नेपाल के रास्ते भारत में आतंकियों की सप्लाई हुई। हाल ही में जेल से छूट कर वो आया था। लाल मोहम्मद की हत्या भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। भारत में नकली नोटों की सप्लाई पर इससे लगाम लगेगी। डी गैंग का गुर्गा, आईएसआई का एजेंट, भारत में नकली नोटों का सबसे बड़ा सप्लायर, नेपाल के रास्ते आतंकियों को भारत भेजने वाले का काम तमाम हो गया। लाल मोहम्मद उर्फ मोहम्मद दर्जी को 19 सितंबर को नेपाल के काठमांडू में उसी के घर के बाहर 2 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। और इसी के साथ भारत के सबसे बड़े दुश्मन का अंत हो गया, जो भारत में आईएसआई का एजेंट बनकर भारत में नकली नोटों की सप्लाई कर अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खा रहा था। भारत के सबसे बड़े दुश्मन लाल मोहम्मद को मौत की नींद सुलाने में हमलावरों को महज 1 मिनट 13 सेकंड लगे। दोनों हमलावर पहले ही लोकेशन पर मौजूद थे। लाल मोहम्मद जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है, पहले से ही मौजूद हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि मोहम्मद दर्जी बचने के लिए गाड़ी के चारों तरफ भाग रहा है। आगे आगे दर्जी, पीछे पीछे हमलावर। फायरिंग की आवाज सुनकर लाल मोहम्मद उर्फ मोहम्मद दर्जी की बेटी पहली मंजिल से नीचे कूद गई, लेकिन उसे नहीं बचा पाई। गोली लगने के बाद लाल मोहम्मद को अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। इसको मारने वाले कौन थे, कहां से आए थे, उनकी पहचान क्या है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है और ना ही भारतीय एजेंसियों की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया दी गई है। लेकिन सूत्रों की माने तो भारतीय एजेंसियां इस तरह के कई मिशन को विदेशों में अंजाम दे चुकी हैं, इसलिए जानकार इसे भारत सरकार की कामयाबी बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो एक तरफ भारत में हिजाब विवाद को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में हो और दूसरी तरफ ईरान की महिलाओं ने हिजाब से आजादी के लिए हिजाब क्रांति छेड़ दी है। हिजाब के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर उतर आई। हिजाब और बुर्के को जलाकर अपना गुस्सा प्रकट किया। हिजाब से आजादी की वो मांग कर रही हैं।
एक तरफ भारत में हिजाब पहनने को लेकर आंदोलन चल रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान में हिजाब से आजादी के लिए मुहिम चल रही है। कट्टर इस्लामिक देश ईरान हिजाब विवाद में जल उठा है। ईरान के कई हिस्सों में हिजाब पर फसाद जारी है। प्रदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र राजधानी तेहरान भी बना हुआ है, तो दूसरा सबसे बड़ा शहर मशाद में भी खूब हंगामा हो रहा है। प्रदर्शन में शामिल सैकड़ों महिलाएं 22 साल की महासा अमीनी की मौत के बाद हिजाब के खिलाफ सड़क पर उतर गई हैं। हिजाब को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। सड़कों पर कहीं महिलाएं हिजाब जला रही हैं, तो कहीं विरोध में अपने बाल काट रही हैं। राजधानी तेहरान में हालात बेकाबू हो गए हैं। हिजाब पर अब ईरान में हिंसक प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। कई जगहों पर पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं, तो प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए फायरिंग का सहारा भी लेना पड़ रहा है। हिजाब के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में अभी तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, बल्कि 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शन के बीच ईरान पुलिस के चीफ को पद से हटा दिया गया, और इन सब की वजह है हिजाब के नाम पर मोरल पुलिसिंग। हिजाब के खिलाफ ईरान के लोगों में गुस्सा इतना है कि राजधानी तेहरान में सरकारी इमारतों पर लगी रूहानी की तस्वीर को प्रदर्शनकारियों ने उतारकर फेंक दिया। ईरान में महिलाओं ने हिजाब क्रांति छेड़ दी है, और इसकी शुरुआत ईरानी महिला महासा अमीनी की मौत से हुई है। आरोप है कि हिजाब न पहनने पर पुलिस ने महासा अमीनी को हिरासत में लिया था और फिर टॉर्चर किया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। महासा अमीनी की मौत के बाद ईरान में महिलाएं हिजाब के खिलाफ सड़क पर उतर गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुए हिजाब विवाद का अब अंत होने वाला है। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन से सुनवाई के बाद देश के सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला अब सुरक्षित रख लिया। स्कूल और कॉलेज क्या हिजाब पहनकर जाने की इजाजत मिलेगी या नहीं, इसको लेकर सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। मार्च में कर्नाटक के उडुपी के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज में शुरू हुए हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। छात्राओं को स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने का अधिकार है या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में 10 दिनों तक बहस चली। सुनवाई के दौरान हिजाब समेत दूसरे धार्मिक पहनावों पर भी सवाल जवाब खूब हुए। 10 दिनों तक हिजाब पर तीखी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हिजाब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, इसको लेकर मुस्लिम समाज से लेकर बुद्धिजीवियों तक की नजर गड़ी हुई है कि दोनों को आज़ादी मिलना चाहिए। जो शरीयत कह रही है, जो शास्त्र जो है कह रहा है, और जो धर्म जो कह रहा है, तो ये सब चीज़ों के बारे में जो है उसको मालूम है। तो आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक ये कर सकते हैं कि जो धर्म का पहलू है, आयाम है, उसके बारे में आप बता सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। 15 मार्च को छात्राओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और स्कूल में हिजाब पहनने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में 10 दिनों तक चली बहस में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। बहस के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हिजाब आंदोलन को पीएफआई से प्रेरित बताया। 2022 में पीएफआई ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया था। धार्मिक भावनाओं को आहत करना मकसद था। किसी भी लड़की को ड्रेस कोड से कोई परेशानी नहीं। 2021 तक किसी लड़की को हिजाब बैन से परेशानी नहीं हुई। ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं।
ये इस्लाम में अनिवार्य नहीं। वेदशाला में धोती पहन सकते हैं, लेकिन शिक्षण संस्था में ये ठीक नहीं। जबकि हिजाब के समर्थन में बहस कर रहे वकील ने इसके उलट दलील दी। उन्होंने हिजाब बैन के कारण लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दलील दी। स्कूलों में पगड़ी, तिलक, क्रॉस पर रोक नहीं लगाए जाने पर सवाल उठाया। हिजाब की तुलना पल्लू से की। इससे पहले 15 मार्च को कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पहनने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका खारिज करते समय हाई कोर्ट ने 3 अहम फैसले दिए थे। छात्र स्कूल कॉलेज में ड्रेस पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेज को अपनी यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार। हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद से जुड़ी सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर आकर टिक गई हैं। 10 दिन तक चली सुनवाई के बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने हिजाब विवाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं। ब्रिटेन के लेसेस्टर शहर में हुई सांप्रदायिक झड़पों और हिंसा की घटनाओं के चलते तनाव अब भी बरकरार है। हालांकि पुलिस ने किसी नई घटना की पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन पूर्वी लेस्टर इलाके में पेट्रोलिंग लगातार जारी है। बीते शनिवार और रविवार को हिंदुओं और पाकिस्तानी मुस्लिमों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी, जिसके बाद पुलिस को हालात संभालने के लिए खासी मेहनत करनी पड़ी। अगस्त के अंत से शुरू हुए इस तनाव के मद्देनजर अब तक 47 लोगों को हिरासत में लिया गया है। शनिवार को हुई उग्र घटनाओं में कम से कम 15 पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। साथ ही 20 साल के एक लड़के को हथियार रखने के मामले में सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि विवाद दरअसल है क्या। 28 अगस्त को भारत पाक T20 मैच के दौरान ये विवाद शुरू हुआ था। एशिया कप के दौरान इस मैच में भारत की जीत के बाद समर्थक जश्न मनाने के लिए सड़कों पर इकट्ठा हो गए थे। वहां उन लोगों ने नारेबाजी की और जश्न हिंसक झड़पों में बदल गया। आगे बढ़ते हैं। बिहार के फुलवारी शरीफ में साजिश का खुलासा होने के बाद एनआईए ने पीएफआई के ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा रेड किया है। पूरे देश में एनआईए और ईडी के 200 से ज्यादा अधिकारियों ने आधी रात को पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की। इससे हड़कंप मच गया। पीएफआई पर आतंकी साजिश के साथ ही देश के कई हिस्सों में दंगा कराने की भी आरोप है और इसके तार विदेशों से जुड़ रहे हैं। पीएफआई के 2047 के फुलवारी शरीफ प्लान का खुलासा होने के बाद अब उस पर एनआईए का हंटर चला है। आधी रात को जब एनआईए की टीम ने पूरे देश में पीएफआई के टेरर फंडिंग पर बिजली की तरह छापेमारी की, तो सुबह होते ही पीएफआई के कार्यकर्ता बौखला गए और छापेमारी के विरोध में सड़कों पर उतर आए। पीएफआई के इस टेरर फंडिंग का पता लगाने के लिए एनआईए और ईडी की टीम ने एक साथ 14 राज्यों में छापेमारी की। इन राज्यों में एनआईए और ईडी की टीम ने छापा मारा, वो राज्य भी आपको बता देते हैं। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, एमपी, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना, असम और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में एनआईए पीएफआई के 106 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले चुकी है। दिल्ली से लेकर केरल तक एनआईए पीएफआई के कई ठिकानों को सील कर चुकी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी पीएफआई के ऑफिस पर एनआईए ने छापा मारा। एनआईए को इंदौर से कई संदिग्ध चीजें भी मिली हैं। देश में कई जगह पर एनआईए ने कार्रवाई की है, ऐसा आपके माध्यम से पता चला। उसमें एक मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश में भी राज्य की पुलिस के सहयोग से, इंदौर की पुलिस के सहयोग से यहाँ पर भी उन्होंने कार्रवाई की है। कितने लोग पकड़ाए सर एमपी में? आप लोगों के माध्यम से जैसी जानकारी आ रही है, पूरे देश में 100 के ऊपर है। ये संगठन जो है ये प्रांत व्यापी नहीं है, राष्ट्रव्यापी है। और इसलिए राष्ट्र में कई जगह, जैसा आप लोग बता रहे हैं, राष्ट्र में कई जगह एक साथ दबिश हुई है
और राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार चल रहा है। कई राज्यों में पीएफआई के अध्यक्ष को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। इनमें दिल्ली पीएफआई अध्यक्ष परवेज अहमद, केरल पीएफआई अध्यक्ष मोहम्मद खालिद शिपा, मध्य प्रदेश के पीएफआई अध्यक्ष अब्दुल करीम और एनआईए की टीम इन तमाम अध्यक्षों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर से जावेद, उज्जैन से मोहम्मद जमील नाम के शख्स को एनआईए ने पकड़ा है। और उधर बिहार में फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के साथ देश के कई हिस्सों में पीएफआई पर दंगा फैलाने का आरोप है। जांच एजेंसियों के मुताबिक भारत में अशांति फैलाने के लिए पीएफआई को विदेशों से फंडिंग का कनेक्शन मिला है और एनआईए ईडी का छापा भी टेरर फंडिंग के मामले में सबूत तलाशने के लिए ही पड़ा है। पीएफआई की स्थापना 1993 में बने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट से हुई थी। 1992 में बाबरी मस्जिद ढाने के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम से एक संगठन बनाया गया और इसके बाद 2006 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट का विलय पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में कर दिया गया। हालांकि ऑफिशियली इस संगठन की शुरुआत 17 फरवरी 2007 में हुई है और ये संगठन केरल से ही संचालित होता है, लेकिन 2014 के बाद पीएफआई का ये जाल पूरे देश में फैल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस वक्त हम रुक करते हैं। इस वक्त हमारे साथ तो उमर अहमद इलियासी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने मुलाकात की है मोहन भागवत से, सरसंघ प्रमुख से, और उसके बाद इलियासी साहब ने जो है इस मुलाकात को बहुत अच्छा बताया और मोहन भागवत को राष्ट्रपिता तक कह दिया और उसके बाद से चर्चा में आए। अब सबसे पहले इलियासी साहब, कैसी रही मुलाकात? और आपका ये बयान काफ़ी चर्चा बटोर रहा है कि आपने मोहन भागवत साहब को कह दिया राष्ट्रपिता। मैं सबसे पहले मोहन भागवत जी का शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि मेरा जो उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया इमाम हाउस आने के लिए, और वो पहली मर्तबा इमाम हाउस आए और मस्जिद में पहली मर्तबा आए हैं। उसी में दूसरा निमंत्रण था मेरा मदरसे में ले जाने का। तो दिल्ली का जो सबसे पुराना मदरसा है 1948 का मदरसा तजवीदुल कुरान आज़ाद मार्केट में, तो उन्होंने वो भी स्वीकार किया। तो आज वो इमाम हाउस आए, मस्जिद भी पहली बार आए, मदरसे में भी पहली बार गए, इसलिए हम उनके आभारी हैं। उनका जो मानना है और उनका जो कहना है वो यही है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। हमें सबको मिलकर राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। हमारा भी मानना यही है कि हमारी सबकी धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी जातियां ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं तो हम सब भारतीय हैं। तो आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारा मानना यही है कि जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के नज़दीक जाएंगे, जैसे वो हमारे पास मस्जिद में आए, हम उनके पास जाएं, जब एक दूसरे के पास आएंगे जाएंगे तो मुझे लगता है कि जो बहुत गलत फहमियाँ हुए वो गलत फहमियाँ दूर होती हैं और नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। और इसके अलावा उन्होंने जिस तरह से आज जो मदरसे में 300 बच्चों के साथ 2 घंटे समय लगाया, आज वो पहली मरतबा वहाँ मदरसे पहुँचे और मदरसे में जो बच्चों के साथ आप बहुत प्रभावित उनसे देखे और आपने कहा इसी से दूरियां जो है वो घटती, इसी से दूरियां जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और बहुत एहतराम के साथ वो मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम साहब।